नमस्ते बच्चों। तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कार्यात्मक फॉर्मेशन। तो ये हम लोग ने रीड कर लिया था यहाँ से। एक बार हम लोग चार्ट से भी समझ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले होता है कारखाना प्रबंधक। एक कारखाने का पूरा एक जो मैनेज करता है उसे कहते हैं मैनेजर। उसके अंडर दो लोग, नियोजन अधिकारी, उत्पादन अधिकारी। नियोजन अधिकारी यानी प्लानिंग इंचार्ज, और उत्पादन प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन इंचार्ज। नियोजन अधिकारी के अंडर आएंगे 4 लोग या 4 एक्सपर्ट। निर्देश कार्ड क्लर्क, फिर कार्यक्रम क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क, अनुशासक। और उत्पादन अधिकारी के अंडर आएंगे 4 लोग या 4 एक्सपर्ट, गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक। तो कुछ लोग के नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि उनका क्या कार्य है। आगे हम बताते हैं। तो ये 4 लोगों का क्या काम है? जो निर्देश कार्ड क्लर्क है, निर्देश यानी निर्देश देना। तो जो निर्देश कार्ड क्लर्क है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कौन सी जॉब या कौन सा काम कैसे करना है। कार्यक्रम क्लर्क कार्य का क्रम बताएंगे, यानी कार्य का सीक्वेंस बताएंगे कि कौन सा कार्य किस सीक्वेंस में करना है, कौन सा काम किस सीक्वेंस में करना है, कौन सा स्टेप पहले होगा, कौन सा उसके बाद में, कौन सा फिर। तो ये वो बताएंगे। समय एवं लागत क्लर्क समय से रिलेटेड जो भी चीजें है कि कब काम शुरू करना है, कब काम खत्म करना है, कितने समय में काम हो जाना चाहिए, और लागत कितनी लागत में चीजें बन जानी चाहिए, ये सारा काम होगा समय एवं लागत क्लर्क का। अनुशासक अनुशासन मेंटेन करना कि सारा काम स्मूथली हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये काम होते हैं इन 4 लोगों के। फिर उत्पादन अधिकारी के अंदर आता है गति नायक, यानी स्पीड बॉस, यानी जो काम है उसकी स्पीड कैसी है, वो काम स्पीड में इतना हो रहा है कि वो काम समय पर पूरा हो जाएगा, या वो काम कुछ ज्यादा ही धीमा हो रहा है जिसकी वजह से वो समय पर पूरा ही ना हो पाए। तो वो काम सही गति में हो रहा है या नहीं, ये देखना गति नायक का काम होता है। टोली नायक ये ओवरऑल अरेंजमेंट देखते हैं, मशीनरी का, लेबर का, सारा काम एक उत्पादन सही से हो पाएगा या नहीं, और उसके लिए जो भी जरूरतें हैं वो ये सारी पूरी करते हैं। मरम्मत नायक अगर कोई मरम्मत की जरूरत है किसी मशीनरी में, किसी चीज में, किसी भी प्रोडक्ट में, तो वो मरम्मत नायक का काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। निरीक्षक क्वालिटी देखते हैं, निरीक्षण करते हैं सारे प्रोडक्ट्स का जो भी आपने बनाए हैं कि सारा काम सही से हो रहा है और उनमें क्वालिटी मेंटेन है या नहीं। तो ये था टेलर की जो पहली टेक्निक थी फोरमैनशिप, जिसके अंदर उनके हिसाब से 8 एक्सपर्ट होने चाहिए जो हर एक काम अलग अलग देखते हैं। तो ये वो थे 8 एक्सपर्ट। हम लोग वापस हाईलाइटर पे आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण। प्रमापीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, किसी चीज के लिए कोई स्टैंडर्ड सेट करना, और सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। तो पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं, रीड तो आप लोग कर ही लेंगे, होशियार बच्चे सारे। तो प्रमापीकरण यानी किसी चीज के लिए स्टैंडर्ड एक सेट कर देना। अगर आप कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे तो आप एक तो सबसे पहले कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से अगर आप कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करते तो अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसमें आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, या आप एक एज अ ब्रांड स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस है क्रिकेट बैट्स बनाने का, और आपने कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रखा कि वो जो क्रिकेट बैट होगा उसका क्या शेप होगा, क्या साइज होगा, कितना वजन होगा, किस तरह का दिखना चाहिए, कौन सा कलर होगा, क्या है, तो हर वर्कर अपने अपने हिसाब से अलग अलग बना देगा, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड ही सेट नहीं है। तो ना किसी की क्वालिटी होगी, ना आप मार्केट में एक तरह से अच्छे से उसको सेल कर पाएंगे, तो बहुत सारे नुकसान हो जाएगा। तो ये होता है एक स्टैंडर्ड सेट करना, कि आप एक पहले से एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि हाँ ये काम ऐसा होना चाहिए। और अगर आप शुरू से स्टैंडर्ड हर चीज का सेट करते रहेंगे कि इस क्वालिटी की लकड़ी होनी चाहिए, इस क्वालिटी का बैट होना चाहिए, इस तरह का काम होना चाहिए, इतना शेप होना चाहिए, ऐसा साइज होना चाहिए, तो आखिर में जब आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा तो अपने आप बेस्ट क्वालिटी का बनेगा, क्योंकि आपने शुरू से एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा और वो स्टैंडर्ड आप हमेशा मेंटेन करते रहे हैं फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा। तो ये था प्रमापीकरण। तो प्रमापीकरण हम किसी चीज का नहीं, एक प्रोसेस का भी कर सकते हैं, और हर किसी चीज का एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्य का प्रमापीकरण। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। जैसे कोई कंपनी है, वो 100 प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन जो उसका मेन रेवेन्यू या मेन जो उसकी इनकम होती है वो 20 प्रोडक्ट से होती है। तो सरलीकरण का ये है कि जो बेकार की चीजें हैं, या जो बेकार के प्रोसेस है, बेकार के प्रोडक्ट्स हैं, या जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, उन्हें हटाकर जो मेन चीजें उनमें फोकस करना चाहिए। तो अगर ये जो कंपनी है वो जो 80 प्रोडक्ट्स बनाती है उन्हें हटाकर उन पे जो भी लेबर, जो भी कॉस्ट और जो भी मशीनरी खर्चा कर रही थी,
और यूज कर रही थी, वो सारी चीजें वो उन 20 प्रोडक्ट्स पे यूज करे, तो उससे उसका फायदा भी और होगा और लागत भी कम होगी। तो सरलीकरण का ये मतलब था। तो ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, इसमें पूरा ये एक्सप्लेन किया गया है। समापीकरण के उद्देश्य क्या है? किसी एक वर्ग अथवा उत्पाद को स्थायी प्रकार, आकार एवं विशेषताओं में सीमित कर देना कि क्या उसका प्रकार होगा, क्या आकार होगा, उसकी क्या विशेषताएं होंगी। विनिर्मित भाग एवं उत्पादों को परस्पर बदल लेने की योग्यता स्थापित करना। अगर आपका जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे एक ही क्वालिटी के हैं या एक ही क्वालिटी के हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स आप इधर उधर मतलब आप बदल भी सकते हैं कि अच्छा ये ब्रांड नहीं तो आपने दूसरा ब्रांड उठा के दे दिया। लेकिन अगर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग क्वालिटी के हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये ब्रांड दें या ना दें। तो ऐसा ना हो, इसलिए प्रमाणीकरण बहुत जरूरी है। माल की श्रेष्ठता एवं गुणवत्ता को स्थापित करना, व्यक्ति एवं मशीन के निष्पादन के मानक को निर्धारित करना कि कौन सा व्यक्ति, अगर आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे तो आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति एक दिन में कितनी प्रोडक्शन करना चाहिए, कितनी चीजें बनानी चाहिए और कितना मशीन को एक दिन में प्रोडक्शन करना चाहिए, जो भी मानक आपने सेट किए हो। सरलीकरण, सरलीकरण का उद्देश्य व्यर्थ किस्मों, आकार एवं आयामों को समाप्त करना होता है, जबकि प्रमापीकरण का अर्थ है वर्तमान किस्मों के स्तर पर नई किस्में तैयार करना। तो सरलीकरण जो भी बेकार की चीजें, आकार है, व्यायाम है, किसी भी चीज की आयाम है, किसी भी चीज की जो बेकार है, जो एक्स्ट्रा है, जिसकी जरूरत नहीं है, जिसके बिना भी काम चल जाएगा, तो उसको हटाना है और उसकी जगह जो काम की चीज है उस पर फोकस करना है। तो ये आप रीड कर लीजिएगा, इसमें यही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्य पद्धति अध्ययन। अब नाम से थोड़ा समझिए, नाम से क्या कह रहे हैं। कार्य पद्धति, किसी कार्य को करने की पद्धति यानी किसी कार्य को करने का तरीका, उसका अध्ययन। तो कार्य पद्धति अध्ययन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है, जो भी कोई भी कार्य दिया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 तरह के काम होते हैं, तो हर तरह के काम करने का जो बेस्ट तरीका है हमें वो अपनाना चाहिए। और ये जो बेस्ट तरीका वो हमें कैसे पता लगेगा? अगर कोई भी काम है तो हम पहले उसे देखेंगे कि उसे कितने तरीके से किया जा सकता है, फिर वो सारे तरीके ट्राई करेंगे, फिर उसमें से जो भी बेस्ट तरीका होगा, जिसमें कॉस्ट कम से कम या समय कम से कम लग रहा है और जिसमें अधिक से अधिक फायदा या अधिक से अधिक हमें फायदा हो रहा है, तो वो जो भी पद्धति होगी या जो भी तरीका होगा वो हम अपना लेंगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो कार्य पद्धति अध्ययन में यही होता है कि कार्य पद्धति अध्ययन का उद्देश्य कार्य को सरकार करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति को ढूंढना है। किसी कार्य को करने की बहुत सारी पद्धति होती है और उनमें से जो भी बेस्ट पद्धति है, जो भी बेस्ट तरीका होता है कार्य करने का, वो हम ढूंढते हैं इस कार्य पद्धति अध्ययन में। तो एक ये हो गया, फिर आप रीड कर लीजिएगा गति अध्ययन। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसमें हम लोग विभिन्न मुद्राओं की गति जो किसी काम करने के लिए की जाती है उसका अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक स्टडी रूम है, एक टेबल है, एक चेयर है, और आपकी जो बुक्स है और जो सामान है वो दूसरे रूम में रखा रहता है, क्योंकि आप में सिर्फ एक टेबल और एक चेयर है। तो अब जब आप पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है आपको कोई बुक चाहिए, आप फिर से कमरे से उठकर दूसरे कमरे में जाएंगे, बुक्स लेकर आएंगे। आपको पेन चाहिए, आप पेन भी लेने आप दूसरे कमरे में जाएंगे। हो सकता है आपको कुछ और चाहिए, हाइलाइटर चाहिए, वो नहीं आपके पास, वो आप फिर लेने जाएंगे। तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है आपको, बेकार में जो मूवमेंट करने पड़े, जो गतिविधियां करनी पड़ेगी, आपको यहाँ से उठकर बार बार उस कमरे में जाना है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। और आप जो पढ़ना चाह रहे हैं, आप सोचे कि एक चैप्टर कंप्लीट करना है, वो नहीं हो पाएगा या बहुत देर में हो पाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन ना आए, तो टेलर ने क्या कहा है, टेलर ने कहा है कि एक वर्कर को कोई भी काम दो, उसे ऑब्जर्व करो कि उसे किस तरह की गतिविधियां करनी पड़ रही हैं अपने काम को करने के लिए, जो कि अनप्रोडक्टिव है, जिनकी जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। तो जैसे आपके में बार बार बाहर जाना, अब इसका सोल्यूशन क्या है कि या तो आप अपने कमरे में एक रैक रख लें जिसमें सारी बुक्स रखें, जिससे आपको बार बार जाना ना पड़े, और आप सीधा बगल में बुक्स रखिए, उठाया, पढ़ा, खत्म। तो ये सोल्यूशन है। तो इसी प्रकार जब वर्कर कोई काम करता है और उसे हो सकता है कुछ चीजें जो उसे बार बार कहीं और से लेनी पड़ रही हो, अगर वो खड़े होकर काम करता है तो हो सकता है उसे बार बार झुकना पड़ रहा हो किसी चीज के लिए। तो इस तरह की गतिविधियों को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए टेलर ने गति अध्ययन के बारे में बताया है। इस अध्ययन में जैसे वर्कर को अगर बार बार झुकना पड़ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसे बार बार झुकना ना पड़े, तो हम लोग को इसके लिए टूल बॉक्स तैयार कर सकते हैं, जो चीजें नीचे रखी है उसके लिए कोई ऊपर सेटअप बना सकते हैं। और किस तरह जो बेकार की गतिविधियां, जो एक्स्ट्रा गतिविधियां जिनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, जिनसे कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है, वो सारी गतिविधियों को रिड्यूस करें और ताकि जल्दी से जल्दी समय पर
जो भी वो कार्य वर्कर कर रहा है वो पूरा हो जाए। तो ये था गति अध्ययन में। एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसमें। गति अध्ययन में विभिन्न मुद्राओं की गति जो किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने की जाती है उनका अध्ययन करते हैं, जैसे कि उठाना, रखना, बैठना या फिर स्थान बदलना। अनावश्यक चेष्टाओं को समाप्त किया जाता है जिससे कि कार्य को भली भांति पूरा करने में कम समय लगता है। यानी जो भी अनावश्यक चेष्टाएं, जो भी जैसे बार बार झुकना, अगर कोई चीज उठाने के लिए, तो वो चीज को हम ऊपर ही रख सकते हैं, उसके लिए कोई सेटअप बना सकते हैं, कोई नया टूल बना सकते हैं। तो यही बात गति अध्ययन में कही गई है कि इस तरह की जो अनावश्यक चेष्टाएं हैं उन्हें कम से कम कर देना चाहिए ताकि जो हमारा कार्य है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। अब नेक्स्ट समय अध्ययन। अब जैसे कोई काम आपको दिया गया है तो उसके लिए कितना टाइम लगना चाहिए। अब जैसे कोई चैप्टर को इंसान बहुत सारे बच्चे होते हैं तो किसी को एक चैप्टर करने में 10 मिनट तो नहीं, आधे घंटे लगते हैं, किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को सेम चैप्टर करने में 2 घंटे लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो समय अध्ययन में यही है कि जो भली भांति परिभाषित कार्य को पूरा करने के लिए मानक समय का निर्धारण करता है। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। अभी आपके लिए काफी टॉपिक्स हो गए थे। हाँ, तो अभी आप यहाँ तक रीड कर लीजिएगा। हम लोग समय अध्ययन से नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ये आप रीड करके भी आ सकते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सारी चीजें इजी ही हैं। और आप ये पढ़ लीजिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ने का फ्लो मत तोड़िए। चलिए, ओके, ध्यान रखिए अपना, बाय।